प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है, अंधाधुंध निजीकरण, बिना सोचे समझे सरकारी संस्थानों को बेचने का जो काम है, उस कड़ी में एक नया अध्याय जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और इसीलिए मुझे लगता है बीजेपी को अपना नाम बदलकर बेचे जाओ पार्टी कर लेना चाहिए। और ये कारण है कि हम इसको बेचे जाओ पार्टी बुला रहे हैं। अब पता चला है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन सरकारी बैंकों को वो बेचेगी उसमें से पूरी तरह अपना शेयर बेचकर निकल जाएगी। ये वो सरकारी बैंक हैं जिसमें पहले 51% होना चाहिए था, फिर ये बात हुई कि 26% स्टेक हो। अब ये बात है कि सरकारी बैंकों को पूरी तरह बेच दो। ये एक नया अध्याय है रेकलेस प्राइवेटाइजेशन, अंधाधुंध निजीकरण में, और इसके बहुत ही मुश्किल और खतरनाक परिणाम होने वाले हैं। बैंकों का जब नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में, मुझे लगता है आजाद भारत में इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे बड़ा और शायद सबसे साहसी निर्णय इंदिरा जी ने लिया था। कुछ निजी क्लचेस से बैंकिंग को निकाला गया, निजी हाथों से, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाए गए, क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक संस्थान नहीं है, ये सामाजिक न्याय का, सामाजिक एम्पावरमेंट का एक टूल बने, एक जरिया बने। देश के उन इलाकों में जहां पर प्राइवेट बैंक आज भी झांकने नहीं जाना चाहता है, वहां पर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक की शाखा जरूर मिलेगी। चाहे कृषि हो, लघु मध्यम उद्योग हो, मछुआरे हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो, इनको ऋण देने में प्राइवेट सेक्टर बैंक आज भी कतराते हैं। उनको प्रायोरिटी लेंडिंग पर ऋण देने का काम, कर्जा देने का काम, सहायता करने का काम पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने किया। पिछड़े क्षेत्रों के विकास में इन्होंने मदद करी फंड्स देकर। तो पब्लिक सेक्टर बैंकों को सिर्फ एक आर्थिक संस्थान के रूप में नहीं, सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण का एक माध्यम बनाकर देखना पड़ेगा। और उससे पलड़ा झाड़ लेना सिर्फ एक अनैतिक और गैर जिम्मेदार सरकार कर सकती है। लेकिन ये जो परंपरा है, बेच डालो, सेल लगा दो, फायर सेल लगती है वो कर दो, इंडिया ऑन सेल कर दो, बेचे जाओ पार्टी की ये जो परंपरा है, ये उसके डीएनए का पार्ट बनता जा रहा है। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, पिछले 2 महीने में ही उठाकर देख लीजिए क्या क्या किया है। इस देश के हर व्यक्ति को किसी चीज पर विश्वास हो ना हो, एलआईसी पे विश्वास जरूर होता है। और उसकी लाइन भी है, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। एलआईसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन का गलत लिस्टिंग करना, गलत समय पर लिस्टिंग करना का यह परिणाम है कि एलआईसी की वैल्यू का करीब $18 बिलियन समाप्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है। यह उसके वैल्यूएशन का 1/3 हिस्सा है। इसका जवाब कौन देगा? इतने बड़े संस्थान का, जिस पर इस देश के लोग विश्वास करते हैं, उसका इस तरह का मूल्यांकन करके इस तरह से विनाशकारी आईपीओ लाके आपको क्या मिला? $18 बिलियन का लॉस है। यह भी सच है कि पिछले 2 महीने में मजबूरन सरकार को अपना ये जो रेकलेस प्राइवेटाइजेशन था, ये जो अंधाधुंध निजीकरण था, इसको रोकना पड़ा। मैं 4 चीजों का नाम यहां पर लूंगी, बीपीसीएल, कॉनकोर, पवन हंस और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बीपीसीएल की बिक्री क्यों रोकी गई? ये नवरत्ना है, इसमें से कुछ महारत्ना कंपनीज हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो कंपनीज हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, ये मुनाफा कमाती हैं, ये स्ट्रेटेजिक हैं, ये जरूरी है इस देश के लिए। ऐसी कंपनियों को बेचा जा रहा है। एक चीज होती है, चलो कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही है, लॉस में है, और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में। ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कंपनीज हैं, ये मुनाफा कमाती हुई कंपनीज हैं। और अभी 10 सेकंड में आपको बताएंगे कि एक्चुअल कारण क्या है बेचने का। खैर, बीपीसीएल से बात शुरू करते हैं। बीपीसीएल की बिक्री इसलिए रोकी गई क्योंकि 3 में से जो 2 निवेश करने वाले लोग थे वो भाग गए। उनको इस सरकार की नीतियों पर विश्वास नहीं है,
उनको जिस तरह की ये कानून नियम बनाते हैं उस पर विश्वास नहीं है, तो बीपीसीएल की सेल को रोक दिया गया। पवन हंस लिमिटेड, चाहे ऑफशोर ड्रिलिंग हो, तेल ढूंढने के लिए जो ड्रिलिंग करी जाती है, चाहे बॉर्डर एरियाज में आवागमन हो सेना का, बीएसएफ का, फोर्सेस का, पवन हंस बहुत काम आता है। पवन हंस की 51% भागीदारी एक ऐसी कंपनी को बेच दी गई जिसके खिलाफ एनसीएलटी कोलकाता ने फैसला सुनाया हुआ है, क्योंकि वो दिवालिया कंपनी के लिए अपने जो एक कमिटमेंट था उसको पूरा नहीं कर पाई थी, ऐसी कंपनी के लिए बेच दी गई। सेंट्रल इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय का एक पीएसयू है, क्रिटिकल मटेरियल प्रोवाइड करता है डिफेंस को, एनर्जी डिपार्टमेंट को, एनर्जी प्रोग्राम्स को इंडिया के, और रेलवेज को। सिवियरली अंडरवैल्यू किया गया, 100% इक्विटी एक ऐसी कंपनी को बेच दी गई जिसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं था और भाजपा के पॉलिटिशियंस से उसके लिंक्स थे। जब पता चला कि दो बिडर के ही आपस में संबंध है तो उसको रोका गया, और ये भाजपा से लिंक्ड लोग थे। और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकोर, जो रेलवे का एक पार्ट है, कांग्रेस ने इसी प्लेटफॉर्म से उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाई थी। एक बैकडोर अरेंजमेंट हो रहा था कि कैसे उनके द्वारा अर्जित उनके जो लैंड पार्सल्स थे उसको एक प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा था, बिना किसी मूल्यांकन के, बिना किसी पैसे को लिए, उसको भी रोका गया। तो पिछले 2 महीने में एलआईसी का सर्वनाश करने के बाद पवन हंस, कॉनकोर, सीईएल और बीपीसीएल की सेल को रोकने पर विवश हुई है ये सरकार। लेकिन अब असलियत जाननी जरूरी है। असलियत यह है कि जो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है वो वाकई में इन कंपनीज को इनके लैंड पार्सल के लिए बेच रही है। अधिकतर कंपनीज के पास काफी अधिक संख्या में लैंड पार्सल है, सैकड़ों एकड़ भूमि है, और उसको बेचकर कुछ चुनिंदा निजी क्रोनी कैपिटलिस्ट के हाथ में देने का काम है, और इसीलिए यह हो रहा है। कॉनकोर के पास रेलवे स्टेशंस के पास जमीन है, शिपिंग कॉर्पोरेशन के पास महाराष्ट्र खासकर मुंबई में जमीन है, भारत अर्थ मूवर्स के पास वेस्ट बंगाल और कर्नाटक में जमीन है, और सिंगल माइंडेड फोकस यह है कि इन कंपनीज को बेचो, इनके पास जो भूमि है उसको हथियाओ, कब्जियाओ और उसको अपने चंद पूंजीपति मित्रों के हाथ में सौंप दो। सिर्फ और सिर्फ एक ये फोकस है, जमीनों को हड़प कर बेच देने का। और एक चीज यहां पर उजागर करना, और जितना मैं ज्यादा बोलूं उतना कम रहेगा, जरूरी है। सरकार क्या झुंझुना बजा रही है? हम अग्निवीरों को उनकी 4 साल की नौकरी के बाद पीएसयूज में नौकरी देंगे। पीएसयूज में तो नौकरी बाद में दीजिएगा, डिफेंस के पीएसयूज को क्यों बेच रहे हैं जहां पर आप उनको नौकरी देना चाह रहे हैं? पहले उसको बताइए। एक हाथ में कहते हैं नौकरी देंगे, एक हाथ में पीएसयू बेच रहे हैं, तो इनका बायां हाथ इनके दाहिने की भी नहीं सुनता है, पहली बात। और यही दोहरा मापदंड है, यही जो डबल स्पीक है सरकार की। आपने 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी, आपने लगातार डीआरडीओ को कमजोर किया, आपने भारत अर्थ मूवर्स जो डिफेंस का काम करता है उसको बेचने का मन बना लिया, आपने बीएल को बेचने का मन बना लिया जिसने आधुनिक भारत का निर्माण किया, बेंगलोर जैसी सिटीज बनाई हैं। तो इसीलिए हमारा कहना है कि बेचे जाओ पार्टी का असली मंसूबा है, अपने से तो कुछ बना नहीं है 8 साल में, एक भी ऐसी कंपनी, एक भी ऐसा संस्थान, एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम बेचे जाओ पार्टी है बचा ले, जो इन्होंने 8 साल में बनाया, एक भी इंस्टीट्यूशन, हर चीज बेचने का काम किया है। इनका मकसद यह है और हमारा मकसद है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे और इस रेकलेस प्राइवेटाइजेशन का हर तरह से विरोध करेंगे, और भाजपा की मिली भगत जो असल में लैंड हड़पने की है उसका भी पुरजोर विरोध करेंगे। और एक बार फिर से सोती हुई सरकार को बताना जरूरी है, क्योंकि हमने बात बैंक से शुरू करी थी, सरकारी बैंकों से। सरकारी बैंक को सिर्फ मुनाफे का सेंटर मत देखिए, सरकारी बैंक इस देश के एम्पावरमेंट में, दूर दराज के इलाकों में, डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है, कृषि के लिए जरूरी है, छोटे मध्यम उद्योगों के लिए जरूरी है। उनको खत्म करके
आप इकोनॉमी का जो बंटाधार कर चुके हैं उसको और नष्ट कर दीजिएगा. I will very briefly make a statement in English on this. The reckless privatization of the Modi government has now found a new frontier, and which is why I think the BJP should actually be called the Beche Jao party. And the new frontier is public sector banks, because the government has now planned that when it sells a public sector bank, instead of retaining 51% ownership or a 26% ownership, it will now outrightly sell all its stake. It's important to remind here that when banks were nationalized in 1969 by late Srimati Indira Gandhi ji, it was done with the view to get banking out of the clutches of a few private lenders, and it was done so that priority lending could happen to agriculture, to small and medium enterprises, to exports, to cottage industry. And this was fulfilled. Public sector banks helped in the development of backward regions, and public sector banks are not just pure financial institutions, they are actually vehicles of social empowerment and social justice. But it looks like the fire sale of India's assets and PSUs are the very DNA of the Beche Jao party. What explains the fact that an institution like LIC has seen value erode by $18 billion, nearly one-third of its valuation? And who's responsible for this? In the last 2 months alone, the government has been forced to halt its reckless privatization, whether it is BPCL, CEL, Pawan Hans, or Concor. I'll start with BPCL. 2 of the 3 investors have no faith in this government's policies. They fled, which is why that had to be put on hold. Pawan Hans Limited, 51% stake was sold to a company that had failed to honor a previous bid, and which is why they have an adverse ruling from NCLT Kolkata. So that had to be put on hold. Central Electronics Limited is an enterprise of the Ministry of Science and Technology. It provides crucial material to our energy program, to our defense, to our railways. Hugely undervalued, 100% equity was sold to a financial company with no scientific background, but with links to BJP leaders. It was then found that 2 bidders were related parties, which is why it was halted. The Container Corporation of India, a railway enterprise, that PSU sale, reckless sale, was put on hold because we from the Congress and from this platform opposed it, and we highlighted how through a backdoor entry, land was being grabbed and actually sold at penny price to some of the government's crony capitalists. It's very clear, and I think there are 2 big points here. It's absolutely clear that the reckless sale, the fire sale, India on sale by the Beche Jao party is actually happening with an eye and the sole aim and the sole purpose of grabbing the parcels of land that they hold. Concor has land around railway stations in the country. Shipping Corporation has land in Maharashtra, particularly Mumbai. Bharat Earth Movers has land in West Bengal and Karnataka, and so do many of these public sector enterprises. And the idea is to sell them at no cost to the crony capitalist. And look at the double speak. When we demand withdrawal of Agnipath, they say Agniveers will be given jobs in PSUs after 4 years of their service when they retire at the age of 23. Oh, you'll really do that? On one hand, you say you will do that. On the other, you are selling all PSUs. So where are you going to give them employment? And it's not just some PSU. You are selling defense PSUs. You've sold 41 ordnance factories. You are constantly weakening the DRDO, the Bharat Earth Movers that works for the defense forces. You are selling that. You are selling Bharat BEL, which was instrumental in laying the foundation of modern India, built Bangalore. So that's how reckless this sale is. And the sole aim of the Bharatiya Janata Party, which I now and we should call Beche Jao party, is to put India's assets on sale at no price, and we in the Congress will oppose it. However, I think the question that must be asked of the Beche Jao party, sell what you have made. But the reality is in the last 8 years, you've made zilch, you've made nothing. Not one institution, not one company worth its sale. You're selling Maharatnas, you're selling PSUs, you're selling the Navratnas that are profitable, that are strategic to this country, and we will not allow you to do that.
Thank you. We'll first take suo moto questions. ये circulate करा दीजिए. Any questions on this? I think government outrightly saying that they will exit public sector banks when they are sold and will sell their 100% equity has huge ramifications for agriculture, for MSMEs, for priority lending, for backward areas, particularly for areas in the northeast where private banks have very little presence. Yes. We're going to oppose it, and we hope that the government is going to have a rethink, because it's not just us, experts of the Indian economy, people who understand the repercussions of doing this for public sector banks have all warned the government that this will be a suicidal move. You cannot. There was a reason why banks were nationalized in 1969. They have served a purpose. These are not just financial institutions. These are vehicles of social empowerment. Please don't be reckless. Please do not put India on sale. You've not built a single asset worth your name in the last 8 years. You're only selling what was built by previous governments, particularly the Congress governments. Done? Thank you. Look, without getting into the legalese of it and without getting into what was shared and what was not shared, I think the big message is that perpetrators of hate speech, perpetrators of hate will get political patronage, they will be out, whether on bail or otherwise, and people who report that hate, people who report those hate speeches will be behind bars. This is nothing. This is nothing but a message from the government, and I may say a coward government, telling people, and what was his fault? He was basically, each time they were spreading fake news, he would break through that and tell us the truth. What was his fault? He was bringing the truth to us. He was reporting hate speech. And this is nothing but a lesson for the others, trying to send a message that if you do this, this is where you will end up. But I think as my leader says it, you may try and silence one person, but there are 1,000 others who will speak. And I will repeat this in Hindi. क्योंकि ये जानना जरूरी है, ये बोलना जरूरी है. आज इस देश में नफरत फैलाने वालों को तो पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता बनेंगे, स्टार प्रचारक बनेंगे, लेकिन जो नफरत फैलाने और बोलने वालों के बारे में रिपोर्टिंग होगी, उनको आप जेल में डालिएगा, क्योंकि आपके फेक न्यूज के रैकेट को वो बस्ट करते थे, उनको आप जेल में डालिएगा. और ये कुछ नहीं, ये एक डरपोक और कायर सरकार की निशानी है. उनका यही एक शायद दुर्भाग्य था कि वो इस देश को, यहां के लोगों को, मीडिया के साथियों से को वो शायद सच दिखाने की कोशिश करते थे. पर आप सच की आवाज, एक आवाज को दबा सकते हैं, आप सच की तमाम जो उठती आवाजें उनको नहीं दबा पाइएगा. I will also through this platform appeal to large sections of the media who are quiet on this. Don't stand because the opposition is talking for it. He's one of your own. At least stand up for one of your own. What the large sections of media should be doing, which is busting the fake news racket of the BJP, Alt News and its co-founder were doing, stand up for one of your own. But large sections of the media, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, सरकार के चरण चुंबक बन चुके हैं और वो ऐसा करने से कतराते हैं. मुझे लगता है इस चीज का जवाब हम पहले भी दे चुके हैं. भारतीय जनता पार्टी के व्यर्थ के एलिगेशंस का, मूर्खतापूर्ण बातों का इस मंच से मैं क्यों जवाब दूं? हमारे नेता वहां पर रहे, वो अपने आप में प्रमाण है. डन? I just answered that question. We've taken that before. Thank you very much. Thank you all.